नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से पाठ संख्या 7, लेसन नंबर 7, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जी, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। बच्चों, लैंड का मतलब होता है देश, राइजिंग का मतलब होता है उगता हुआ, सन का मतलब होता है सूर्य। तो इस पाठ का नाम है जापान, उगते सूर्य का देश जापान। आइए जापान के बारे में जानते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। बच्चों, जापान जिसको पॉपुलरली क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश। जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश। इज़ नोन, यानी जापान इज नोन, जापान जाना जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंड एस्केप। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और लैंड एस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। यानी जापान अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड, बच्चों स्नो क्लैड का मतलब होता है बर्फ़ से आच्छादित या बर्फ़ से ढका हुआ। हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत। ऐड टू, बच्चों ये फ्रेज़ है, ऐड टू का अर्थ होता है बढ़ा देना, ऐड टू इट्स ब्यूटी। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स ऐड टू इट्स ब्यूटी, यानी बर्फ़ से आच्छादित, बर्फ़ से ढके हुए हाई माउंटेन्स, यानी जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, ऐड टू इट्स ब्यूटी, जापान के सौंदर्य को, जापान की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स, लेक्स का मतलब होता है झरने, एंड स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब होता है पानी की पतली जलधारा। दैट साइन, जो चमकते हैं, लाइक ब्राइट सिल्वर, जो चांदी की तरह चमकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बर्फ़ से आच्छादित हाई माउंटेन्स जापान की ब्यूटी को इन्हांस कर देते हैं, जापान की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल लेक, सुंदर सुंदर झरने, एंड स्ट्रीम, सुंदर सुंदर झरने और पानी की पतली जलधाराएँ, दैट साइन लाइक ब्राइट सिल्वर, जो चांदी की तरह चमकती हैं, ये भी जापान की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचेंट द विजिटर्स। बच्चों, विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक, इंचेंट का मतलब होता है मन मोह लेना, और लवली गार्डन्स का मतलब हुआ प्यारे बगीचे। द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर सुंदर फूल, लवली फ्रूट्स और प्यारे प्यारे फलों के जो बगीचे हैं ना, इंचेंट द विजिटर्स, जापान में आने वाले लोगों के मन को मोह लेते हैं। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान, जियोग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच, सच का मतलब होता है ऐसा, दैट का मतलब होता है कि वी डोंट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स, आवर्स का मतलब हुआ आवर हाउसेस। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान, यानी जापान की भौगोलिक स्थिति इज सच, इस प्रकार की है, दैट वी डोंट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स, कि जापान में हमारे घरों की तरह जापान में घर नहीं पाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से हम लोगों के घर का निर्माण हुआ है, उस प्रकार से जापान में घरों का निर्माण नहीं होता है। क्यों? भौगोलिक इसके कारण है। द जापानीज़, जैसे बच्चों इंडिया से इंडियंस बनता है ना, उसी प्रकार से जापान के वासियों को जापानीज़ कहते हैं। तो द जापानीज डोंट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स, बच्चों ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। जापानीज, जापान के लोग डोंट बिल्ड हाउसेज, घर नहीं बनाते हैं, ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, ईंट और पत्थर से वे अपने घरों का निर्माण नहीं करते हैं जैसे कि हम भारत के लोग करते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज, वुडन हाउसेज लकड़ी के घर, बच्चों वे लोग लकड़ी का घर बनाते हैं। विथ वॉल्स मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, थिक पेपर का मतलब होता है मोटे कागज, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। लिखा हुआ है कि द जापानीज डोंट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, जापान के लोग ईंट और पत्थर से घरों का निर्माण नहीं करते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज, वे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। विथ वॉल्स मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, और लकड़ी के जो घर होते हैं ना, उसकी दीवारें जो होती हैं ना, वो बनी हुई होती हैं स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, मजबूत मोटे कागज से घरों की दीवारें बनती हैं, ईंट और पत्थर की नहीं बनती हैं।
दे यूज़ 3 और 4 स्क्वायर पीसेस। स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर, पीसेस का मतलब होता है टुकड़ा, ग्लास का मतलब होता है कांच। विच सर्व फॉर विंडोज़, यानी जापान के लोग ईंट और पत्थर के घर नहीं बनाते, वे लकड़ी के घर बनाते हैं और उनके घरों की दीवारें जो होती हैं मोटे और मजबूत कागज़ों की बनी हुई होती हैं। दे यूज़ 3 और 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास, वे कांच के 3-4 चौकोर टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। विच सर्व फॉर विंडोज़, और यही टुकड़े जो होते हैं ना कांच के, खिड़कियों के काम करते हैं। हाउ स्ट्रेंज, है ना अजीब, कितना अजीब है ना कि जापान में ईंट और पत्थर के घर नहीं बनते, लकड़ियों के घर बनते हैं और दीवारें जो होती हैं मोटे मोटे कागज़ की बनी हुई होती है और कांच की खिड़कियां उसमें बनी हुई होती हैं। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है ना ये। गुड। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, जो बच्चों देख रहे हैं ना, विथ रिगार्ड्स टू, इसका मतलब होता है के संबंध में, के बारे में। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, कुकिंग का मतलब होता है भोजन पकाना। बच्चों जहाँ तक भोजन पकाने की बात है, द जापानीज डोंट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स, जापान के जो लोग हैं ना, डोंट बर्न फायर्स, आग नहीं जलाते हैं, इन देयर रूम्स, अपने कमरों में, अपने घरों में वे आग जला करके खाना नहीं पकाते हैं जैसे कि अपने यहाँ गाँवों में पकाया जाता है। जापान के लोग घर में आग नहीं जलाते। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, बच्चों वे लोग खाना पकाने के लिए यूज स्टोव्स का प्रयोग करते हैं, उसमें धुआं, स्मोक नहीं होता। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक, बच्चों स्मोक का मतलब होता है धुआं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस, इसलिए जापान के घरों में धुआं नहीं मिलता, खाना बनाने के दौरान घर से धुआं नहीं निकलता। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, बच्चों आर फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन होना। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, मछली भात खाने के बड़े शौकीन होते हैं जापान के लोग। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, वे लोग चाय के भी बड़ी शौकीन होते हैं बच्चों। बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट, लेकिन उनके चाय में न तो दूध होता है और न ही चीनी होती है, मतलब बिना दूध और बिना चीनी के चाय जापान के लोग पीते हैं और मछली और भात के बड़ी शौकीन होते हैं। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है बच्चों सवारी करना। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी। विच इज़ लाइट, यानी जो हल्की हो, एंड स्मॉल छोटी हो, एंड ड्रॉन बाई ए मैन, जिसको आदमी खींचता हो। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा, इसको रिक्शा कहा जाता है। बच्चों जापान के लोग बड़े शौकीन होते हैं राइडिंग इन ए कैरेज, एक कैरेज में यात्रा करने की। विच इज़ लाइट, और जो कैरेज कैसी हो, छोटी हो, एंड स्मॉल और हल्की हो, और जिसको आदमी खींचता हो। इट इज़ कॉल्ड रिक्शा, मतलब जापान के लोग रिक्शे के बड़े शौकीन हैं, वे रिक्शे में यात्रा करना पसंद करते हैं। सिमिलरली, जो सिमिलरली देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ठीक उसी प्रकार से। दे आर फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस, ठीक उसी प्रकार से जापान के लोग अपने हाथों में हैंड्स का मतलब होता है हाथ और फैंस का मतलब होता है पंखा। जापान के लोग अपने हाथों में पंखा ले करके घूमने के भी बड़ी शौकीन हैं। फैंस मेड ऑफ स्ट्रॉ, और वो जो पंखे होते हैं ना, वो स्ट्रॉ के बने हुए होते हैं, मतलब वे पंखे जो होते हैं ना पुआल के बने होते हैं, घास के बने होते हैं, और उन पंखों को जापान के लोग हमेशा अपने हाथों में लेकर के चलते हैं। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, बच्चों जो क्लीनलीनेस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सफाई। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है, सफाई। अर्थात जापान के जो लोग होते हैं ना, सफाई को लेकर के बड़ी पर्टिकुलर हैं, यानी अपने आप को, अपने शरीर को, अपने घर को और अपने परिवेश को वे लोग बहुत साफ रखते हैं। नो वन गोज इन टू ए हाउस, कोई भी व्यक्ति गोज इन टू ए हाउस, घर में नहीं घुसता है, विद द शूज़ ऑन, यानी जूता पहने हुए। विद द शूज़ ऑन मतलब जूता पहने हुए। जापान में कोई भी व्यक्ति जूते और चप्पल पहने हुए घर में प्रवेश नहीं करता है, अपने यहाँ हम धड़ल्ले से प्रवेश कर जाते हैं। दिस वे, इस प्रकार, दिस वे मतलब इस प्रकार। दे प्रिवेंट, वे रोक लेते हैं, डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस, इस प्रकार से वे लोग सड़कों और गलियों की डस्ट को, धूल को, गंदगी को घर में जाने से रोक लेते हैं। मतलब जूते और चप्पल पहन करके जापान का कोई व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार सड़कों और गलियों की गंदगी उनके घरों में प्रवेश नहीं कर पाती है। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, जापान में 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, 2
महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं जापान में। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार। वन फॉर द गर्ल्स यानी एक त्यौहार फॉर द गर्ल्स लड़कियों के लिए है, एनदर का मतलब दूसरा फॉर द बॉयज़ और दूसरा त्यौहार लड़कों के लिए होता है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स लड़कियों का जो त्यौहार होता है उसका नाम है फीस्ट ऑफ डॉल्स, विच इज़ सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है ऑन द 3rd मार्च, जो 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है, इज़ ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स, और वह त्यौहार लड़कियों के लिए हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। बच्चों जापान में मुख्य रूप से 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, वन फॉर द बॉयज़ एंड वन फॉर द गर्ल्स, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है फीस्ट ऑफ डॉल्स। क्या नाम है? फीस्ट ऑफ डॉल्स, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 3rd ऑफ मार्च, हर साल 3 मार्च को, और उस दिन लड़कियों की छुट्टी भी होती है। ऑन दिस डे यानी इस दिन, इवन द पुअरेस्ट गर्ल, पुअरेस्ट का मतलब सबसे गरीब, इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ, उस दिन जो सबसे गरीब लड़की होती है ना उसके पास भी खेलने के लिए कुछ खिलौने होते हैं, यानी उसके अभिभावक उसको खिलौने देते हैं। दे रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब खुशियाँ मनाना, आनंद मनाना। दे रिजॉइस एलॉट, एलॉट का मतलब होता है खूब, ऑन दिस ओकेजन यानी इस अवसर पे, इस त्यौहार के दिन लड़कियां जो होती हैं खिलौनों से खेलती हैं, एंड रिजॉइस एलॉट, और खूब आनंद लेती हैं, खूब मज़ा करती हैं, खूब इंजॉय करती हैं। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द फीस्ट ऑफ द क्रॉप, मैंने पहले कहा ना कि लड़कों के लिए एक अलग से त्यौहार होता है, तो उसका नाम है द फीस्ट ऑफ द कार्प, उसका नाम है द फीस्ट ऑफ द कार्प, कार्प एक मछली होती है, विच फॉल्स इन मई, और यह त्यौहार जो है ना लड़कों का त्यौहार जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द कार्प, ये मई के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इज़ द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज ए काइट, इस दिन मई में फीस्ट ऑफ द कार्प लड़कों का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन एवरी बॉय इन जापान, जापान का हर लड़का फ्लाइज ए काइट, एक पतंग उड़ाता है, विच लुक्स लाइक अ फिश, जो मछली की तरह दिखती है। यानी उस त्यौहार के दिन जापान का हर लड़का फ्लाइज अ काइट, एक पतंग उड़ाता है और वह पतंग मछली के आकार का दिखता है। द कार्प इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, बच्चों ये जो कार्प है ना एक मछली है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव, बहुत मजबूत है और बहुत बहादुर मछली होती है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप, यानी जापान का हर लड़का, एवरी बॉय इन जापान, जापान में हर लड़का होप्स उम्मीद करता है टू ग्रो अप, सयाना होना, एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, यानी कार्प मछली जितनी बहादुर होती है, जितनी मजबूत होती है ना, उसी प्रकार से जापान का हर लड़का सयाना होना चाहता है और सयाना होकर के मजबूत और बहादुर बनना चाहता है। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, बच्चों कह रहा है कि न्यू ईयर्स डे यानी नौ वर्ष, न्यू ईयर्स डे का मतलब क्या हुआ, नौ वर्ष, इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, यानी नौ वर्ष का भी जापान में, नौ वर्ष को भी ग्रेटली सेलिब्रेटेड यानी इसको भी खूब धूमधाम से मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे यानी नौ वर्ष को, दे विजिट देयर फ्रेंड्स, विजिट का मतलब होता है मिलने जाना, यानी जापान के लोग अपने मित्रों से मिलने जाते हैं, एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम, और अपने साथ, प्रेजेंट्स का मतलब होता है उपहार, और अपने साथ टेक प्रेजेंट्स, उपहार भी लेकर के जाते हैं। एट नाइट, जब रात हो जाती है, दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली, और जब रात हो जाती है ना, दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स, वे लोग अपने घरों को रोशन करते हैं, स्ट्रीट्स गलियों को, सड़कों को भी रोशन करते हैं, विथ पेपर लैंटर्न्स, कागज़ के लालटेन से। बच्चों पेपर का मतलब कागज़ और लैंटर्न्स का मतलब होता है लालटेन, यानी वे लोग कागज़ के दिए बनाते हैं, कागज़ के लालटेन बनाते हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के कागज़ों से वे लोग लैंटर्न्स बनाते हैं, दिए बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, लालटेन बनाते हैं, और अपने घरों को और अपने सड़कों को रोशन कर देते हैं। एंड रिजॉइस ग्रेटली, और खूब खुशियाँ मनाते हैं, रिजॉइस खूब आनंद मनाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, आइए बच्चों अब इसको गौर से, हर पंक्ति को गौर से सुनिएगा, हम भारतीयों के लिए सीख है इसमें। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन, बच्चों जापान के लड़के वेरी क्लीन, बहुत साफ रहते हैं, एंड नीटली ड्रेस्ड, और वे बड़ी साफ सुथरी पोशाक भी धारण किए हुए रहते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम, स्पीट का मतलब होता है थूकना, दे नेवर स्पीट इन द रूम, बच्चों वे कभी कमरे में थूकते नहीं हैं, वे लोग इधर उधर बिल्कुल नहीं थूकते, और अपने यहाँ जहाँ मर्जी वहाँ थूक दो,
हम लोग तो पूजा स्थलों में भी थूक देते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम, वे कभी कमरे में नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। बिफोर द एंटर, बच्चों किसी भी कमरे में प्रवेश से पहले जापान के लोग दरवाजे को खटखटा देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि कोई दरवाजे पे आया हुआ है। ये बहुत अच्छी रीति है बच्चों, बहुत अच्छी आदत है। आप भी किसी के कमरे में प्रवेश करो तो प्रवेश से पहले दरवाजे में नॉक खटखटा देना चाहिए। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स, बच्चों जापान के लोग ऑलवेज वेलकम, हमेशा स्वागत करते हैं। किसका? गेस्ट्स का, मेहमानों का। वे लोग मेहमानों का हमेशा स्वागत करते हैं। एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और मेहमानों के प्रति जापान के लोग बहुत ही विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बच्चों सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है मृदुभाषी। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जापान के लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। एज दे नेवर साउट, चूँकि वे कभी साउट नहीं, कभी चिल्लाते नहीं हैं। और स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड का मतलब ज़ोर से बोलना। जापान के लोग न कभी ज़ोर से बोलते हैं न कभी चिल्लाते हैं। इस प्रकार से दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे बड़ी मृदुभाषी किस्म के लोग हैं। इट इज़ वेरी रेयर, रेयर का मतलब है दुर्लभ। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज र्यूडली, मतलब बेरुखी से, उदंडतापूर्वक एट एनी वन। इट इज़ वेरी रेयर यानी बहुत दुर्लभ है, यानी जापान के किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से उदंडतापूर्वक बात करते हुए आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ए रिमार्केबल क्वालिटी, रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। A remarkable quality of the Japanese is that they don't cry if they fall down or hurt themselves. बच्चों जापान के लोगों की एक रिमार्केबल क्वालिटी है, एक उल्लेखनीय गुण है जो आप लोगों से हम बताना चाहेंगे। वो क्या? सुनिए। दैट दे डोंट क्राई इफ़ दे फॉल डाउन, अगर वे गिर जाते हैं ना, फॉल डाउन का मतलब गिर जाना, अगर वे गिर जाते हैं दे डोंट क्राई, वे कभी रोते नहीं हैं, कभी आंसू नहीं बनाते, कभी आंसू नहीं बहाते, कभी रोते नहीं हैं। और हर्ट देम से, हर्ट का मतलब तो चोट लगना। अगर जापान के लोगों को कभी चोट लग जाए या वे धरती पे गिर जाए ना, दे डोंट क्राई, वे कभी रोते नहीं हैं, वे कभी चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि वे उसको टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग, बच्चों उनकी संस्कृति, जापान की संस्कृति उनको ट्रेन करते, उनको सिखाती है टू बेयर पेन, कि दर्द को बर्दाश्त करो। पेन का मतलब होता है दर्द, कि दर्द को बर्दाश्त करो। विथ ए स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस का मतलब मुस्कुराते चेहरे, यानी जापान की संस्कृति कल्चर उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें सिखाती है टू बेयर पेन, कि दर्द को बर्दाश्त करो। विथ ए स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, यानी मुस्कुराते हुए किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर जाओ। जापान की संस्कृति वहाँ के लोगों को सिखाती है, इसलिए वे लोग गिरने पर रोते नहीं और चोट लगने पर भी सिसकियाँ नहीं भरते हैं। दिस हेल्प्स देम ग्रो, बच्चों ग्रो का मतलब होता है सयाना होना। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मेन एंड वीमेन, और यही संस्कृति की जो सीख है ना, हेल्प्स देम, जापान के लोगों की मदद करती है, ग्रो अप इनटू पोलाइट, यानी एक विनम्र एंड ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, विनम्र और बहादुर पुरुष और महिला बनने में यही संस्कृति उनकी मदद करती है। बच्चों सिंटोइज़म, देखिए ये एक फेस्टिवल है जापान का, ये रिलीजन है। सिंटोइज़म इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज, बच्चों जापान के लोगों का चीफ रिलीजन, मुख्य धर्म क्या है? सिंटोइज़म। क्या है बच्चों? सिंटोइज़म इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। सिंटोइज़म जापान के लोगों का मुख्य धर्म है। इट टीचेस द पीपल ऑफ जापान, यह जो धर्म है ना वहाँ के लोगों को सिखाता है टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत वस्तुओं से प्रेम करो, एंड टू ऑनर द डेड, और मृत लोगों का सम्मान करो, मतलब अपने पूर्वजों का सम्मान करो और प्राकृतिक वस्तुओं से प्रेम करो। वहाँ का मुख्य धर्म सिंटोइज़म वहाँ के नागरिकों को सिखाता है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, यही कारण है कि जापान के लोग थिंग्स ऑफ वुड, लकड़ियों के बड़ी सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं, पेपर, कागज़ के बड़ी सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं, लेदर, चमड़े के भी बड़ी सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं, कॉटन, रुई के भी, एंड सिल्क और रेशम के भी सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बच्चों जापान का चीफ रिलीजन क्या है? सिंटोइज़म, और सिंटोइज़म सिखाता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं और अपने पूर्वजों से प्रेम और उनका मान सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि वे लोग चमड़े के, रुई के, रेशम के, कागज़ के, है ना, लकड़ी के सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं।
देयर लवली गुड्स, बच्चों ये गुड्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब माल या सामान। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, टू अदर कंट्रीज। बच्चों जापान की जो सुंदर सुंदर वस्तुएं जिनका निर्माण वे लोग करते हैं ना, आर एक्सपोर्टेड, उसका निर्यात किया जाता है, टू अदर कंट्रीज, दुनिया के अन्य देशों में उसका निर्यात किया जाता है। द जैपनीज़ हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। बच्चों रिगार्ड का मतलब माना जाना, समझा जाना, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। द जैपनीज़ हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। बच्चों जापान के लोगों को हमेशा से ही चतुर, चालाक और मेहनती लोग के रूप में देखा जाता है, मेहनती लोग के रूप में माना जाता है। दे नेवर सिट आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार में। दे नेवर सिट आइडल, कभी बेकार में नहीं बैठते बच्चों, वे खाट नहीं तोड़ते हैं। जैसे अपने यहाँ अधिकांश आबादी दिन भर खाट तोड़ती है ना, तो जापान के लोग खाट नहीं तोड़ते, वे निकम्मों की तरह बैठे नहीं रहते हैं। दे नेवर सिट आइडल, वे कभी बेकार नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग, सबसे उल्लेखनीय चीज़ अबाउट देम, जापान के लोगों के बारे में जो सबसे उल्लेखनीय चीज़ है वो ये है, इज़ देयर पैट्रियोटिज़म। बच्चों पैट्रियोटिज़म का मतलब होता है देशभक्ति। क्या होती है? देशभक्ति। यानी जापान के लोगों की सबसे रिमार्केबल थिंग, यानी सबसे उल्लेखनीय चीज़ उनकी देशभक्ति है। यानी वे लोग अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। दे लव देयर कंट्री, वे अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर, और वे अपने देश के लिए, वे अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा एवर रेडी, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों मैं भी इसी सोच का व्यक्ति हूँ, शायद आप भी हैं, कि देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हर एक हिंदुस्तानी को भी अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि जापान के लोग अपने देशभक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं ना, तो अपने देश का ये दुर्भाग्य है बच्चों इस समय कि जो जितना ही देश को कोस दे, जो अपनी मातृभूमि के बारे में जितना भला बुरा कह दे, वह अपने देश में उतनी ही जल्दी लोकप्रिय हो जाता है, और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी अपना मत दे देते हैं। बच्चों इस चैप्टर को आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, इससे सीखिए, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ जय हिंद।